विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जनवादी चीन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। 1949 से 1954 तक जनवादी चीन का कोई औपचारिक संविधान नहीं था। देश पर राजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन द्वारा शासन किया जाता था। जनवादी चीन का पहला संविधान 4 नवंबर 1954 को लागू किया गया। इस संविधान में 106 अनुच्छेद थे। इस संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई थी। चूंकि 1954 का संविधान एक संक्रमणकालीन व्यवस्था थी, अतः 17 जनवरी 1975 को नवीन संविधान लागू कर दिया गया। इस संविधान की एक प्रस्तावना और 30 अनुच्छेद थे। 5 मार्च 1978 को चीन की 5वीं कांग्रेस द्वारा एक नया संविधान स्वीकृत किया गया। यह संविधान 4 भागों में विभाजित है और इसमें कुल 60 अनुच्छेद हैं। और 4 दिसंबर 1982 को चीन की 5वीं जनवादी कांग्रेस ने अपने 5वें सत्र में एक नया संविधान स्वीकृत किया गया था। तो इस तरह से जो चीन के संविधान में जो है समय समय पर संशोधन होते रहे हैं और इन संशोधनों के द्वारा निजी संपत्ति एवं मानवाधिकारों के संरक्षण संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं। 1982 के जो जनवादी चीन का जो संविधान स्वीकृत हुआ वो आकार में काफ़ी बड़ा है। इसमें 138 अनुच्छेद हैं और यह संविधान 5 भागों में बटा हुआ है ना। इसमें जो है पहला है कि इसमें बताया गया है कि संविधान की जो है प्रस्तावना और 4 अन्य अध्याय हैं। इसमें प्रस्तावना में कहा गया है कि सभी राष्ट्र जो है जातियों ने मिलकर चीन की संस्कृति को वैभवशाली बनाया है और क्रांति की गौरवपूर्ण विरासत को कायम रखा है ना। तो इस प्रस्तावना के बाद इसमें जो 4 अध्याय और आते हैं जिसमें कि बताया गया है कि जो पहला अध्याय है इसमें सामान्य सिद्धांतों का विवेचन किया गया है, जैसे लोकतांत्रिक केंद्रवाद, और यह सिद्धांत सभी प्रशासनिक एवं न्यायिक अंग जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। दूसरे अध्याय में मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का निरूपण किया गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। तीसरे अध्याय में राज्य संरचना का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रपति, राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, जनवादी कांग्रेस, जन न्यायालय आदि प्रशासनिक और न्यायिक अंगों के कार्य, गठन आदि का विस्तार से उल्लेख किया गया है। चतुर्थ एवं अंतिम अध्याय में राष्ट्रध्वज, राज्य चिन्ह और राजधानी का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। चीन की राजधानी पेकिंग का नया नाम बीजिंग है। कई लोगों का विश्वास है कि पुराने संविधानों की तुलना में नया संविधान कई दृष्टियों से नवीन है। अब हम देखते हैं कि चीन के संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले जो देखने में आता है उसकी जो विशेषता है वो है संक्षिप्त संविधान। 1975 से 78 के संविधान की तुलना में यह अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में यह संक्षिप्त है। वर्तमान संविधान में 138 अनुच्छेद और 4 भागों में विभक्त है और इसमें एक प्रस्तावना जुड़ी हुई है। दूसरा है लिखित और निर्मित संविधान। नया संविधान अन्य आधुनिक राज्यों के संविधानों की तरह लिखित है और इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है। इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कह सकते हैं। इसके प्रथम अध्याय में जो है सामान्य सिद्धांतों का, दूसरे अध्याय में मौलिक अधिकारों का, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, इनका विवेचन किया गया है। तीसरा जो इसकी जो विशेषता आती है वो है पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहार में लचीला संविधान। चीन के संविधान को पारिभाषिक दृष्टि से कठोर कहना ही होगा। संविधान में संशोधन यद्यपि उसकी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जा सकता है, जो चीन के लिए सामान्य कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन सामान्य कानूनों के निर्माण और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग है। जनवादी कांग्रेस सामान्य कानूनों का निर्माण सामान्य बहुमत से करती है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की
स्थायी समिति या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा, यानी कि जो कुल सदस्यों का 5वां हिस्सा सदस्यों के द्वारा रखा जाना चाहिए तथा यह प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। आ रहा है समझ में? यानी कि संविधान में कैसे होगा संशोधन कि जनवादी कांग्रेस के कुल सदस्यों के 1/5वां हिस्सा है ना जो है वो सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव रखे और वो कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत कर लिया जाए तो वह संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। पिछले संविधानों में जो है सर्वहारा वर्ग की जो है तानाशाही शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि 1982 का संविधान जनता के जनवादी अधिनायकत्व की घोषणा करता है। इसमें प्रथम अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहाँ श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट और मैत्रीपूर्ण संबंध है। जनवादी गणतंत्र। नए संविधान के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेसों के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जनवादी कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत ही जनता स्वयं करती है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद। पूर्व सोवियत संघ की ही भांति चीन का नया संविधान भी लोकतंत्र और केंद्रवाद की जो है दुहाई देता है और इसमें जो है संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का यह सिद्धांत साम्यवादी जो है मूल सिद्धांतों और माओ के दर्शन पर आधारित है। चीन के नेताओं के अनुसार चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक ही साथ लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवादी भी है ना, तो इसलिए लोकतांत्रिक केंद्रवाद इसे कहा जाता है। यह लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी है और केंद्रवादी निर्देशन के अंतर्गत लोकतांत्रिक है। फिर है इसकी जो अगली विशेषता है वो है बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन जो है बहुराष्ट्रीयताओं वाला राज्य है। इसमें 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं और इनमें राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। हॉन कौन सी राष्ट्रीयता से? इसमें हॉन राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है और इसकी जो समस्त जनसंख्या का जो 91.9% व्यक्ति हॉन राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं, है ना। ये दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयता है और अन्य 55 राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है, अतः इन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं कहा जाता है। चीन के संविधान की जो अगली विशेषता है वो है जनवादी गणतंत्र। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन जो है गणवादी गणतंत्र के रूप में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेसों के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जनता स्वयं करती है। एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयाँ। चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही है। नए संविधान द्वारा भी एकात्मक शासन प्रणाली को ही मजबूत किया गया है। यद्यपि शासन एक ही स्थान से संचालित होता है, वे शक्तियाँ एक ही इकाई में निहित हैं, जैसा कि एकात्मक संविधानों में होना है। लेकिन चीन एक बहुत ही विशाल आकार और जनसंख्या वाला देश है, इसलिए शासन की सुविधा के लिए 4 प्रकार की इकाइयों की व्यवस्थाएं की गई हैं। पहली
प्रांत स्वायत्त शासी प्रदेश व केंद्र के अधीन नगर निगम। दूसरी, प्रांतों एवं स्वायत्त शासी प्रदेशों को स्वायत्त शासी जनपदों, जिलों, स्वायत्त शासी जिलों और नगरों में बांटा गया है। तीसरी, जिलों और स्वायत्त शासी जिलों को जनता के कम्यूनों और कस्बों में बांटा गया है। स्वायत्त शासी प्रदेश, स्वायत्त शासी जनपद और स्वायत्त शासी जिले अल्पसंख्यक जातियों के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगली जो विशेषता है वो है नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य। नए संविधान के अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 से 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इनमें को 4 भागों में बांटा गया है। आर्थिक अधिकार, जिसमें कि नागरिकों के काम के अधिकार है, विश्राम का अधिकार है, बुढ़ापे, बीमारी, अशक्तता की स्थिति में यानी अपाहिज होने पर आर्थिक सहायता पाने का अधिकार। राजनीतिक अधिकार, इसमें है 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। नागरिकों को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कर सके। संविधान इस बात की स्वतंत्रता देता है कि वह नागरिकों के अपने अधिकारों के हनन के मामलों में उचित अधिकारियों तक पहुँचाए। सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, नागरिकों को अनेक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, विज्ञान, साहित्य, कला व संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान व सृजन की स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, कई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं, जैसे भाषण, अभिव्यक्ति, सभा व प्रदर्शन आदि की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार, धर्म पालन की स्वतंत्रता आदि। मार्च 2004 में 10वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने संविधान में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 33(3) में मानवाधिकारों को मूल अधिकार में सम्मिलित किया है। संविधान में नागरिकों के अनेक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि संविधान व कानून का पालन करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, मातृभूमि की रक्षा करे, सेना में भर्ती होने के लिए सदैव तैयार रहें और करों का नियमानुसार भुगतान करें तथा आक्रमणों का प्रतिरोध करें। संक्षेप में, अन्य पिछले संविधानों की तुलना में नागरिकों के कर्तव्य व अधिकार काफी विशद हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, नए जो है संविधान में चीन की अर्थव्यवस्था की भी चर्चा की गई है। चीन में 2 प्रकार से उत्पादन के संसाधनों का प्रबंध किया गया है। संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व और श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। राज्य कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मजदूरों और व्यवसायियों को कानून की परिधि के अंतर्गत उद्यम की आज़ादी देता है, किंतु व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण वर्जित है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी राजकीय क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा विस्तृत है। खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, वन संपदा, यातायात आदि समाजवादी राजकीय स्वामित्व और प्रबंध में संचालित होते हैं। राज्य भूमि का आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार अर्थव्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र श्रमजीवी कृषकों के सामूहिक स्वामित्व में है। ग्रामीण कम्यून इसका उदाहरण है। अनुच्छेद 12 के अनुसार समाजवादी संपत्ति की चोरी, समाजवादी योजनाओं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना आदि कार्यों को दंडनीय घोषित किया गया है। चीन के संविधान में समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की गई है, लेकिन 20वीं सदी के इस अंतिम दशक में चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था ही नहीं वरन मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। वर्तमान में चीन की राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य शक्ति, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण है और इस उद्देश्य से बाजार अर्थव्यवस्था के तत्वों को अपना लिया गया है। और आज जो है अब उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के प्रभाव से चीन भी प्रभावित होने से नहीं बच पाया है। उसने निजी संपत्ति के विचार को भी अपनाया है, जिसके फलस्वरूप 2004 में संविधान के अनुच्छेद 13 में संशोधन कर यह जोड़ा किया है कि राज्य नागरिकों के विधिक स्वरूप से अर्जित आय, बचतों, मकानों तथा अन्य विधिक संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा तथा राज्य नागरिकों के उत्तराधिकार में प्राप्त निजी संपत्ति के अधिकार की विधिपूर्वक रक्षा करेगा।
नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता लेकिन वस्तुतः एक दलीय प्रणाली। सैद्धांतिक दृष्टि से चीन में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है और चीन में साम्यवादी दल के अतिरिक्त 8 अन्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व है, लेकिन चीन का संविधान इन सभी राजनीतिक दलों पर साम्यवादी दल को प्रभुता और नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है और इस दृष्टि से प्रतियोगी राजनीति का अभाव है और एक दलीय प्रणाली है। नए संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व और भूमिका की सराहना की गई है। संविधान से स्पष्ट होता है कि चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि पिछले 30 वर्षों से सभी जातियों के लोगों ने साम्यवादी दल के नेतृत्व में अपनी विजय यात्रा जारी रखी है, वह बड़ी सफलताएं अर्जित की है। केंद्रीय सैनिक आयोग है ना, नए संविधान में एक जो है केंद्रीय सैनिक आयोग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की व्यवस्था की गई है। यह सर्वथा नई और अनुपम व्यवस्था है। चीन के पूर्ववर्ती संविधानों में इस प्रकार की संस्था नहीं थी। देश की सेना को यह निर्देश जो है यही आयोग देगा और आयोग के सभापति में जो है एक सभापति, उपसभापति तथा सदस्य होंगे। सैनिक आयोग के सभापति जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होंगे। चीन के केंद्रीय सैनिक आयोग का अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव या चीन के राष्ट्राध्यक्ष की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और चीन ने जो है समस्या का हल इन प्रमुख पदों के एकीकरण के रूप में ढूंढा हुआ है। राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। नए संविधान में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है, जबकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। इनका निर्वाचन जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले समस्त औपचारिक कार्य जैसे आदेश जारी करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों का प्रमाण पत्र लेना राष्ट्रपति को करने होते हैं। इनका कार्यकाल जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल की तरह 5 वर्ष का होगा। नए संविधान में सेना, पार्टी और नागरिक शासन के बीच सत्ता के लिए प्रतिद्वंद्विता खड़ी हो सकती थी। इस स्थिति को दूर करने के लिए चीन में एक ही व्यक्ति को 3 प्रमुख पदों पर आसीन करने का मार्ग अपना लिया गया है। साम्यवादी दल की इस कांग्रेस ने चीन की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में चिंताओं की स्थिति मजबूत हुई थी। विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख है ना, तो विदेश नीति के संबंध में चीनी संविधान में कहा गया है कि चीन का भविष्य समस्त दुनिया से संबद्ध है। चीन पंचशील के आदर्शों को मानेगा और दूसरे देशों की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करता है, शांतिपूर्ण अस्तित्व सह-अस्तित्व में विश्वास करता है और चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और विकासशील देशों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलनों का समर्थन करता है। 20वीं सदी के अंतिम दशक से चीन कुछ सीमा तक तो निश्चित रूप से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है और वह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को जो है अपनाने पर ही राष्ट्रीय हितों का संवर्धन कर सकता है, ऐसी मान्यता है। न्यायपालिका की अधीन स्थिति। जनवादी चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया है। वहाँ न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार भी है। मूल अधिकारों को रक्षा करने का अधिकार भी नहीं है, है ना। यानी जो बात है कि चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्वीकार ही नहीं करते हुए न्यायपालिका को यह अधिकार ही नहीं दिए गए हैं कि वह संविधान की व्याख्या कर सके, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षा कर सके, है ना। और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस यानी संसद के प्रति उसे उत्तरदायी बना दिया गया है। प्रोक्योटरों की व्यवस्था तथा पिरामिड के आकार का केंद्रीकृत न्यायिक संगठन इस बात को दर्शाते हैं कि चीनी न्याय व्यवस्था में उच्च मात्रा का केंद्रीकरण है और न्यायाधीशों को स्वतंत्रतापूर्वक निष्पक्ष होकर कार्य करने का अधिकार नहीं है,
है ना। तो इस तरह से जो है साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में शासन व्यवस्था की जो रूपरेखा दी जाती है, व्यवहार में उसका महत्व नहीं होता। चीन में भी ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। संविधान के द्वारा इस प्रकार की समस्त संस्थागत व्यवस्था की गई है और व्यवहार के अंतर्गत आज चीन जो है समस्त राज्य व्यवस्था में एक ही व्यक्ति सर्वोच्च सत्ता है और वह व्यक्ति है जो है वहाँ का राष्ट्रपति है ना। तो इस तरह से जो केंद्रीय और साम्यवादी दल के महासचिव और केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो इस तरह से वहाँ पे जो सैद्धांतिक रूप से व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में शक्ति का जो है निवास इन्हीं व्यक्तियों में निवास करता है। तो जो चीन की जो संविधान जो है वो एक नया संविधान प्रलेख है जो चीन की राजनीतिक प्रणाली की औपचारिक और विधायी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। और संविधान द्वारा एक समग्रवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। नियोजित अर्थव्यवस्था द्वारा बेकारी पर काबू पाने की कोशिश की गई है ना। तो इस तरह से राष्ट्राध्यक्ष के पद की व्यवस्था करके इसमें स्थायित्व लाने का प्रयास भी किया गया है। और साम्यवादी दल में जो है यहाँ का प्रभाव देखा जाता है। तो आज हमने ये जो जनवादी चीन के संविधान की मूल विशेषताओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।